बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम को डिस्कस किया था और उसके साथ में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जॉब ऑर्डर सिस्टम के अंदर और प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है। ठीक है, इन दोनों को हम ज़रा थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसके हवाले से हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और किसके हवाले से ये चीज़ें सिस्टम, कौन से सिस्टम हैं, कहाँ पे ये अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है, देखें लास्ट टाइम जो जॉब ऑर्डर सिस्टम हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने कॉस्ट शीट जो है वो बनाना सीखी थी। ठीक है, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट हमने बनाना सीखी थी। यहाँ पर जो है जॉब ऑर्डर कॉस्ट की जगह पे जो है हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसके हवाले से उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। फिर इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से हम अपने तमाम जो हमारा जो टॉपिक है इसको हम डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व होगी, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा आपका जो है आपकी तवज्जो जो है वो इसके अंदर ज़रूर जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, तो आपने ध्यान से मेरे साथ में रहना है। ठीक है, और कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है, अब आप थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर जो है इसको समझें। द प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर आने से पहले मैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को ज़रा थोड़ा सा आपके सामने रिव्यू करता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, उसके अंदर एक क्लाइंट या एक कस्टमर जो होता है वो जो है एक स्पेसिफिक या स्पेशल ऑर्डर के ऊपर जो है वो अपनी कोई प्रोडक्ट आइटम या प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम करवाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो एक स्पेशल ऑर्डर देता है और उसके ऑर्डर की कंप्लीशन के बाद जो है हम उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं कि हमें एक ऑर्डर जो है वो कितने में पड़ा। ये बाद में भी होता है, या इसको शुरू में भी किसी को जब हमने टेंडर फ्लो किसी को सबमिट करवाना होता है, कोटेशन सबमिट करवानी होती है, तो उस टाइम पे भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये बाद में कंप्लीट, जब एक प्रोजेक्ट या एक जॉब जो हमारी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उसकी जो है वो एक कंप्लीशन रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो है कोई एक रूटीन के मुताबिक चीज़ें नहीं बनती, बल्कि हर ऑर्डर जो होता है वो दूसरे से डिफरेंशिएट होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो उसको एक ख़ास जॉब के तहत जो है वो बनाया जाता है। जबकि यहाँ पर जो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है कि एक ही तरह का नेचर के जो आइटम्स हैं वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है वो मुसलसल बेसिस के ऊपर जो है वो बनते रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी की खास जो है वो कोई डिमांड के ऊपर नहीं हम बनाते, कस्टमर की डिमांड के ऊपर नहीं बनाते, बल्कि हम मार्केट का जो है वो सर्वे करते हैं, मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो है वो प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। ठीक है, इसमें जो है किसी के ख़ास ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत चीज़ें बनती रहती हैं। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर वन, इसमें देयर इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनियस यूनिट्स, कि इसमें बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है और वो होमोजीनियस होती है, यानी कि एक ही तरह की जो आइटम्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डज नॉट चेंज। इसमें ऐसा नहीं होता कि जनाब जो है ना आप हर दफ़ा जब भी आपने कोई आइटम बनाना है उसके लिए आपको एक प्रोसेस जो है वो उसके अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़े, नहीं, बल्कि एक ही तरह के जो प्रोसेस में जो चीज़ें बन रही होती हैं वो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली सेम रहता है।
हाँ, अगर कहीं कोई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अगर हमने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोई उसमें कोई काम करके अपने प्रोसेस को चेंज ना करना हो, डिज़ाइन के अंदर ना चेंजेस लानी हो अपनी प्रोडक्ट के, या कोई इस तरह की कोई और कोई उसमें कोई मशीनरी या प्लांट को इंस्टॉल ना करना हो, तो अदरवाइज जो है हमारा प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर डिपार्टमेंटलाइजेशन इज फॉरवर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। जो जॉब ऑर्डर सिस्टम होता है उसमें डिपार्टमेंट नहीं वर्क कर रहे होते, उसमें एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम हो रहा होता है, उसमें जितना भी वो यूनिट बनता है वो उसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक ही डिपार्टमेंट या एक फैक्ट्री या एक मिल या कोई भी एक वो बनाती है उसको, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो प्रोसेस ऑर्डरिंग सिस्टम है इसके अंदर जो है हर एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। एक यूनिट जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजर कर जो है वो मुकम्मल होता है। मसलन एक डिपार्टमेंट ने उसको बना लिया, लेकिन उस डिपार्टमेंट की हद तक तो वो मुकम्मल यूनिट कहलाएगा, लेकिन जैसे ही वो अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होगा तो उसके ऊपर अभी मज़ीद वर्क होने वाला होता है, तो वो उसके अंदर जो है जैसे वो आएगा वो एक रॉ मटेरियल की शक्ल इख्तियार करता है और वो वहाँ पर मज़ीद उसके ऊपर काम होता है, ठीक है। नंबर 4, प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट्स आउटपुट इज द रॉ मटेरियल फॉर इट्स सक्सीडिंग डिपार्टमेंट। ये अभी जो मैंने बात की है कि फ़र्क करें, एक जो टेक्सटाइल यूनिट आपने जो लगाया हुआ है उसके अंदर एक धागा जो है एक डिपार्टमेंट बनाता है। अब धागा फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो धागा बनाने वाला डिपार्टमेंट है उसके लिए, लेकिन धागे से जब कपड़ा बनना है तो उसने जब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाना है तो वहाँ पर उसके लिए वो एक रॉ मटेरियल कहलाएगा। धागा कपड़ा बनाने वाले जो डिपार्टमेंट है उसके लिए एक रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, सक्सीडिंग डिपार्टमेंट के लिए। फिफ्थ नंबर पर आउटपुट प्रोडक्शन इज नॉट इन लाइन विद द कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर्स, ठीक है, कि आउटपुट प्रोडक्शन जो होती है वो कस्टमर्स के स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर इन लाइन नहीं होती बल्कि वो मार्केट के डिमांड को फॉलो करती है, ठीक है। मार्केट में क्या डिमांड है उसके मुताबिक चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट इज़ अ कॉस्ट सेंटर। हर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की हम कैलकुलेशन करेंगे वो एक कॉस्ट सेंटर कहलाता है। ये हमने पीछे जो लास्ट जो हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं उनके अंदर हमने इसकी डेफिनेशंस के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया डिटेल के साथ, ठीक है। सेवंथ नंबर, कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड एट ईच डिपार्टमेंट लेवल, ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट के लेवल के ऊपर जो है कॉस्ट जितनी भी इनकर्ड होती हैं, चाहे उसमें मटेरियल है, चाहे डायरेक्ट लेबर है, चाहे एफओएच है, चाहे कोई भी अदर जो कॉस्ट हैं, वो तमाम जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर इकट्ठी करके फिर हम उसकी एक यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स अगर आप लें तो इसमें देखें बीवेज कंपनी, जिसके अंदर ये जो कोक, पेप्सी और इस टाइप के जितने भी बनाए जाते हैं वो सारे सेम प्रोसेस के तहत बन रहे होते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, फिर इसी तरीके से बॉल पॉइंट जो बनते हैं, आइसक्रीम, सोप, टूथपेस्ट, ब्रश, पेंट और शुगर जो है बनाने की जो कंपनी है, या इसी तरीके से टेक्सटाइल यूनिट हो गए, ये तमाम जितने भी हैं ये प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। वहाँ पे किसी कस्टमर के एक ऑर्डर के ऊपर चीज़ें नहीं बनाई जाती बल्कि वहाँ पर अगर कोई ऑर्डर भी किसी कस्टमर का होता है तो वो भी बल्क में होता है, एक बड़े पैमाने पे होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कोई एक यूनिट नहीं बनाया जाता बल्कि हज़ारों की तादाद में यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर एंड प्रोसेस कॉस्टिंग को हम जरा थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जॉब ऑर्डर सिस्टम के अंदर जो है इसकी बेसिक इसकी क्या चीज़ है कि कस्टमर एक ऑर्डर देता है, उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, वो एक डिमांड करता है कि मुझे फ़लाँ टाइप की, फ़लाँ शेप की, फ़लाँ नेचर की, या उसके अंदर जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स वो चाह रहा होता है, जो फीचर्स वो चाह रहा होता है उसके मुताबिक चीज़ें बनाई जाती हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कोई डिमांड जो होती है वो कस्टमर की तरफ से नहीं होती है, ठीक है, वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है।
अगर किसी कस्टमर ने बहुत बड़े पैमाने पे एक ऑर्डर दिया है जिसमें एक बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जिसमें एक आइटम नहीं बनेगा बल्कि उसी तरह के आइटम जो हैं वो हज़ारों की तादाद में बनेंगे, तो फिर जो होता है उसकी ऑर्डर की कंप्लेन जो है वो कंप्लाइंस की जाती है। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया जाता है, उसके मुताबिक चीज़ें फिर जो है मैं हमारा जो R&D है वर्क करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन वर्क करता है और उसके मुताबिक डिज़ाइन तैयार करके देता है, फिर उसके मुताबिक जो है डाइज तैयार होती हैं, फिर उसके मुताबिक प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर चेंजेस लाई जाती हैं, मशीनरी इंस्टॉल होती है, दैन वो बड़े पैमाने पे सारा सिस्टम होता है। लेकिन अदरवाइज जो चीज़ें जो है वो एक प्रोसेस के तहत जो है मार्केट की डिमांड को फॉलो करते हुए बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट आउटपुट या कॉस्ट यूनिट, इसके अंदर जो हेट्रोजीनियस टाइप की जो है वो कॉस्ट बनाए जाते हैं, इसमें होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन कि हर एक यूनिट होता है जो होता है वो यूनिक इसमें होता है। ठीक है, उसमें वो एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है, वो मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ नेचर का होता है, मुख्तलिफ शेप का होता है, या उसके डिज़ाइनिंग में फ़र्क होता है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार की जाती हैं, एक ही तरह की, एक ही नेचर की, एक ही शेप की। ठीक है, कॉस्ट एक्यूमुलेशन, इसके अंदर स्पेसिफिक जॉब असाइन होती है, एक यूनिक जॉब कोड उसको लगाया जाता है, कस्टमर का जो स्पेसिफिक एक डिज़ाइन होता है उसके मुताबिक चीज़ें बनाई जाती हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें हैंडल की जाती हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से जो चीज़ बनती है, प्रोडक्ट बनती है, उसकी CPR बनती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसके अंदर उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कॉस्ट पर यूनिट जो है कॉस्ट, ये जो जॉब ऑर्डर सिस्टम होता है इसमें जॉब जब हमारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम उसकी एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेशन होती है। ठीक है, एवरेज यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होती है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है इसमें जॉब ऑर्डर शीट बनाई जाती है, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या प्रोसेस कॉस्ट शीट भी इसको कहा जाता है, वो बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसके लेजर अकाउंट में देखें तो इसमें वर्क इन प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आगे कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड को, या कॉस्ट ऑफ जैसे हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हैं, उसमें वर्क इन प्रोसेस हमारा चला जाता है। या उसके अलावा जो है अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई फिनिश गुड वाला ना हो, लेकिन जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है इसमें पहले फिनिश गुड्स में वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वर्क इन प्रोसेस, और देन ये फिनिश गुड जो होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की शक्ल इख्तियार करती है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी प्राइसिंग के अंदर, प्राइसिंग जब हम करते हैं तो प्राइसिंग के अंदर इसकी कॉस्ट प्लस उसमें जो मार्जिन जो है जॉब ऑर्डर सिस्टम के अंदर जितना हमने रखना होता है कि एक फ़र्ज़ करें 100 रुपये का यूनिट हमारा बना है तो उसके ऊपर हमने 20% प्रॉफिट रखना है, या जितना भी उसमें फिक्स्ड एक चार्जेस हमने क्लेम करने हैं वो उसके मुताबिक लिए जाते हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में एक फिक्स प्राइस जो यूनिट की जो कॉस्ट हमारी निकलती है उसके मुताबिक जो है हम उसमें मार्जिन रखकर चीज़ें एक फिक्स प्राइस जो है वो सेट करते हैं और उसके मुताबिक चीज़ें सेल आउट होती हैं। ठीक है, अब हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से 3 तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं, जिसमें परचेज रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन और स्टोर रिक्विजिशन। इन तीनों के बारे में हमने लास्ट टाइम जब हम मटेरियल को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, मटेरियल क्या होता है और स्टोर रिक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इनके हवाले से ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर के हवाले से जब हम इसका जो लेक्चर जो थे उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट लेबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए मुख्तलिफ जो आवर्स जो कैलकुलेट करने का तरीका था, जिसमें क्लॉक कार्ड्स को भी हमने डिस्कस किया था, स्मार्ट कार्ड को भी डिस्कस किया था, मैनुअल भी रजिस्टर जो मेंटेन होते हैं या बायोमेट्रिक सिस्टम जो रहता है वो भी सारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट जो होते हैं OAR भी इसको एब्रीविएशन इसका यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक इसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो एक बनाई जाती है उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम जिनकी मदद से अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है क्वांटिटी शेड्यूल, यानी कि कितने यूनिट्स जो हैं वो हमें रिसीव हुए या हमने शुरू में बनाने शुरू किए और कितने मुकम्मल हो गए, कितने इन प्रोसेस हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर आती है। फिर उसके बाद जितने यूनिट्स के हवाले से हमने बनाने शुरू किए उसकी कितनी कॉस्ट उनके ऊपर एक्यूमुलेट जो है वो हम करते हैं, तो मटेरियल कितना खर्च हुआ, डायरेक्ट लेबर कितनी खर्च हुई, डायरेक्ट अपना FOH कितने खर्च हुए, ये सारा उसके मुताबिक हम डिपार्टमेंट वाइज बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस। अब ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है यहाँ पर जो है कि एक फर्ज करें एक फैक्ट्री है, वहाँ पर आपने 1000 यूनिट्स जो है वो बनाने शुरू किए। अब उसमें से 600 आपने बना लिए, 400 इनकम्प्लीट हैं, लेकिन जो 400 कंप्लीट हैं उसमें से भी 50% जो है उनके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। अब इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो आप 600 तो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट थे हमारे, अब जो 400 कंप्लीट हैं उसमें से जितने परसेंट कंप्लीट हो चुके हैं वो समझ लें हमने उसका इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है जो कंप्लीट यूनिट हैं उनके बराबर का। तो वो कैसे निकालेंगे, 50% कंप्लीट हुए तो इसका मतलब है कि 400 में से 200 यूनिट जो हैं वो हमारे मुकम्मल तौर पर समझ लें कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इसको अज्यूम करना है कि 200 कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं होता, उसमें 50% जो है ना हर एक के ऊपर काम अभी रहता होता है। तो हम उसने चूँकि कॉस्टिंग निकालनी होती है तो इस वजह से हम उसको ये अज्यूम कर लेते हैं कि 400 की बजाय 200 जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है कि जिस जो एक यूनिट जो है वो हमें कितने का पड़ रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट हम कैलकुलेट करते हैं कि फिनिश गुड्स के हवाले से उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हमारे पास बचता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये इसका प्रोफॉर्मा है। कॉस्ट क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, अभी मैंने पीछे सारी इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ देख लेते हैं। जैसे यूनिट्स पुट इनटू द प्रोसेस, ये हम इसमें देखते हैं। फिर उसके बाद यूनिट कंप्लीटेड इन दिस प्रोसेस एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये यहाँ पर आएगा। फिर यूनिट्स डिड नॉट कंप्लीट एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो अभी मुकम्मल होने वाले यूनिट्स बच जाते हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। जो दूसरा हमारा सेक्शन होता है जिसमें हमने कॉस्ट एक्यूमुलेट करनी होती है, इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ इक्वी यूनिट्स, जो अभी मैंने आपके साथ जो एक्सप्लेन किया कि जिसमें 100% यूनिट्स को हमने ले लेना है और उसमें ऐड हमने कर देना है कि जितने परसेंट कंप्लीट हैं इन प्रोसेस यूनिट्स जो हैं, तो जितने परसेंट भी कंप्लीट हो गए, जो 50%, 70%, 75%, जितने परसेंट कंप्लीट होंगे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तो हमारे पास ये इक्वी यूनिट प्रोड्यूस जो है वो निकल आएगा, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट, वही हमने सेम पीछे वाला फार्मूला दोहराना है यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर वर्डिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं कितने इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर। ये बात वही है, लास्ट टाइम हम जो पीछे पढ़ते थे फार्मूला उसके अंदर टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते थे टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर, टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर। तो ये वही चीज़ है, मैन्युफैक्चर्ड हो या प्रोड्यूस्ड का वर्ड हो, यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन सेम यहाँ पर थोड़ा सा इक्विवेलेंट यूनिट्स जो आ जाते हैं वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर्ड जो है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट से मुराद ये है कि जितने कंप्लीट हैं, तो वहाँ पर भी हम कंप्लीट के टोटल मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स जो हैं, तो जितने मैन्युफैक्चर्ड हमने जितने मुकम्मल करके बना लिए हैं वो हमने उसके ऊपर डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर वही सेम फार्मूला है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर हमने फिनिश गुड्स के हवाले से देखना है और इन प्रोसेस जो यूनिट हैं उनके हवाले से हमने देखना है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हम इसको अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी हम एक एग्जाम्पल की मदद से अपने टॉपिक को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक मिनी सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसने स्टार्टेड किया है टू इनकर कॉस्ट इन
फर्स्ट डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट, इसमें एक समझ लें कि जैसे धागा बनाने वाला सिस्टम है, जो मैंने अभी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की, कि इसमें पहला जो फर्स्ट डिपार्टमेंट जिसमें बिल्कुल इनिशियल बेसिस के ऊपर एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 जो है वो सोप बनाने के लिए फर्स्ट डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के आखिर पर हमने जब कैलकुलेशन अपनी की तो देखा कि 600 जो सोप हैं, 600 जो यूनिट हमने बनाने थे वो तो हमने मुकम्मल कर लिए, ठीक है। 1000 में से 600 सोप्स हम बना चुके हैं, जबकि 400 कंप्लीट इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो 400 इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, इनमें से भी इसके ऊपर भी हमारे 100% मटेरियल तो इस्तेमाल हो गया, यानी कि अब हमने जो 400 अभी रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, रहते हैं बनाने वाले, इसके ऊपर मटेरियल हमारा मुकम्मल तमाम लग चुका है, अब उसमें मज़ीद मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो अभी उसके ऊपर कुछ काम करने वाला रहता है, यानी कि उसके ऊपर तकरीबन 75% काम हो चुका है और 25% अभी लेबर ने काम मज़ीद करना है, और इसी तरीके से FOH उसके ऊपर 25% होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ स्टूडेंट्स आप ध्यान में बिठा लें कि यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट लिखी हुई है। कन्वर्जन कॉस्ट हमने पीछे इसके फार्मूले पे देखे थे जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि कन्वर्जन कॉस्ट किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट लेबर प्लस उसके अंदर जब हम FOH फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम उसके अंदर जमा करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें और भी उसने थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो क्या है कि इसके अंदर हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर खर्चा कितना आया, 500 रुपये, डायरेक्ट लेबर के ऊपर 225 रुपये, फैक्ट्री ओवर 135 रुपये, और बनाना हमने क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने बनानी है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप जरा थोड़ा सा मेरे साथ में रहें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और इस चीज़ को हमने थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पर देखें 1000 यूनिट्स हमने बनाने थे, हमने लिख दिया यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, ठीक है। तो इसी शेप के अंदर ये बनेगी, इसका एक परफॉर्मा है, वो आपके सामने मैं अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया उसके परफॉर्मे के मुताबिक ही हम वैल्यूज़ अपनी समझ लें उसके अंदर पुट कर रहे हैं, जिसमें से 600 यूनिट्स जो हैं वो हम बना चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं हर लिहाज से, ठीक है। लेकिन 400 यूनिट्स जो हैं ऐसे हैं कि जो अभी स्टिल इनकम्प्लीट है, और 75% समझ लीजिए कंप्लीट है, 25% इसमें काम अभी रहता है, तो टोटल मिलाकर ये हमारे 1000 बन जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट के हवाले से हमने इसमें देखा कि 500 इसके ऊपर मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है, 235 इसमें, 25 इसमें डायरेक्ट लेबर, और 135 इसमें FOH, तो टोटल हमारी जो कॉस्ट इसके ऊपर इनकर्ड हुई है वो 860 रुपये टोटल इसके ऊपर हमारा खर्चा आ चुका है, ठीक है। कैलकुलेशन इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस, अब ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है, सबसे इस रिपोर्ट के अंदर बस यही एक समझ लें कि एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, जिसको आप अगर समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान आपको लगेगा, ठीक है। जिसमें अब आप देखें कि 600 यूनिट्स डायरेक्ट मटेरियल जो है उसके हवाले से हम देखते हैं कि 600 जो है यूनिट जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है, तो हमने उसका जो पीछे फार्मूला एक देखा था कि कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस उसके अंदर जो परसेंटेज थी इन प्रोसेस यूनिट की, वो हमने इसके अंदर परसेंटेज ले लेनी। पहले तो हमने 600 जो कंप्लीट यूनिट है वो लिख लिए, तमाम के लिहाज से डायरेक्ट लेबर में भी 600 उनके ऊपर भी काम हो चुका है, FOH का भी 600 यूनिट के ऊपर काम हो चुका है, तो अब ये 600 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल है। अब रह जाता है 400 यूनिट जो हैं, तो 400 जो यूनिट हैं उसके अंदर जो है 100% तो जो है ना वो समझ लें कि काम अभी जो है इसके ऊपर जो 100 इसका जो 400 यूनिट जो हैं इसके ऊपर हमारे जो 100% मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। जो डायरेक्ट लेबर है उसमें से 400 जो यूनिट हैं वो 75% जो है, यहाँ पे 300 की बजाय 400 आएगा, 400 का 75% आप लेंगे तो वो
यहाँ पर जो है 300 निकलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में ये लिखते वक्त गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 400 आएगा, ये 300 की बजाय यहाँ पर 400 होगा, ठीक है। तो 400 का जब आप 75% लेंगे तो ये 300 निकलेगा। तो 300 को जब 600 के अंदर ऐड करेंगे तो ये 900 यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से FOH के हवाले से है कि यहाँ पर 300 की बजाय 400 है, और इस 400 के अंदर 600 का 75% आप लेंगे तो ये 300 निकलेगा, और 300 को जब 6 के अंदर ऐड करेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट हम निकालेंगे। यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हमने 1000 डायरेक्ट मटेरियल हमारा निकले यूनिट जो है, तो उसको मटेरियल को हमने मटेरियल के यूनिट्स जो निकले उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, वो 1000 थे, उसके लिहाज से 50 पैसा यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल हमारी यूनिट कॉस्ट निकली। 225 ये इसके लिए 900 यूनिट जो हैं वो हमारे उसमें आया है, ठीक है। तो 900 के ऊपर ही हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास निकलेगा 25 पैसा। इसी तरीके से 135 जो FOH है उसके ऊपर, उसको भी हमने 900 यूनिट जो उसके हवाले से निकला वो हमने यहाँ पर उसके ऊपर डिवाइड किया, तो 15 पैसा जो है इसके ऊपर खर्च हमारा यूनिट कॉस्ट आया। तो टोटल जो यूनिट कॉस्ट हमारी बनी वो बनी 90 पैसा, ठीक है। अब इसको हमने मज़ीद आगे जो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि अपॉर्शनमेंट ऑफ द अकाउंट अक्यूमुलेटेड कॉस्ट, इसको हम कैसे जो है वो इसको अपॉर्शनेट करते हैं एक दूसरे डिपार्ट उसके ऊपर जो है किस तरीके से कॉस्ट को हम जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये देखें 600 यूनिट जो हैं उसकी जो यूनिट कॉस्ट के साथ हम निकालें तो ये टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है मटेरियल के लिहाज से 540। तो हमने पीछे भी देखा कि 540 रुपए का आपने मटेरियल इस्तेमाल किया, ठीक है। ये देखें पीछे जो, अगर आप थोड़ा सा उसके साथ इसको रीचेक कर पीछे जाके करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वर्क इन प्रोसेस में देखें तो 400 जो यूनिट थे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से, उसको अगर आपने करें तो ये 200 वर्क इन प्रोसेस है। इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को हमने उसके हमारे पीछे 300 यूनिट निकले यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो 300 यूनिट को 25 पैसा पर यूनिट जो आया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 आया। इसी तरीके से 300 FOH को 15 पैसा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 आया। तो टोटल कॉस्ट जो इसकी हमारी वर्किंग प्रोसेस की बनी वो 320 बनी, और टोटल जो हमारी कॉस्ट एंड की निकली यानी कि तमाम कॉस्ट को मिलाने के बाद वो 860 रुपीज़, ये हमारी टोटल कॉस्ट निकली है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप पीछे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें इस जगह पर, पहले तो चलो मैं पीछे से आपको ज़रा थोड़ा ये देखें, यहाँ पर इस जगह पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी 860 रुपये। तो अब ये एक तरह से हमारा वेरीफाई हो जाता है कि हमारा जो मटेरियल और जितनी हमने वो एक तरह से जो आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है, तो ये एक तरह से रीचेक भी हो जाता है। वर्क इन प्रोसेस का आपने समझ लें लेजर अकाउंट बनाया तो उसमें देखें डेबिट साइड पर जो है आपका मटेरियल आ गया, पेरोल, डायरेक्ट लेबर और FOH आपका यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर 860 रुपये जो है वर्किंग प्रोसेस में से आपने उसमें से आगे ट्रांसफ़र कितनी कॉस्ट हुई आपकी, ठीक है। इसके अंदर जो है 540 रुपये आपने जो डायरेक्ट मटेरियल के ट्रांसफ़र कर दिए, और रिमेनिंग जो बैलेंस इसमें से वर्किंग प्रोसेस का है वो 320 इसमें, ठीक है, जो इसमें मज़ीद जो है इसमें ऐड हो गया, ठीक है। आगे वर्किंग प्रोसेस के हवाले से बैलेंस उसका जो है कैरी फॉरवर्डिंग यानी कि क्लोजिंग जो है, ये क्लोजिंग आपका समझ लें। नेक्स्ट डिपार्टमेंट को हमारी कॉस्ट कितनी गई है 540 रुपये की, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस जो है ये 320 रुपये का बचा है, ठीक है। यानी कि ये अभी इसके ऊपर काम अभी होने वाला है, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये इसकी एंट्रीज होती हैं। वर्क इन प्रोसेस को, ये मटेरियल हमने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज उसमें चार्ज कर दिया, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया, मटेरियल को क्रेडिट। इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल क्रेडिट,
वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH क्रेडिट, इसकी इकट्ठी एंट्री भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। और हर एक के सामने उसकी कॉस्ट उसकी आ गई, और इन सब को जो है आपने ये डेबिट हो गई फिगर्स, और जो क्रेडिट होंगी उसमें भी सेम वही फिगर्स आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है वर्क इन प्रोसेस, जो वन डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस है, ये वन डिपार्टमेंट का है, ठीक है ना, वर्क फर्स्ट डिपार्टमेंट, इसकी कॉस्ट जो हमने पीछे ये देखें यहाँ पर 540 को हमने अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है, वो हमने यहाँ पर उसको वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट नंबर 2 है उसमें वो हमने डेबिट कर दिया, और डिपार्टमेंट नंबर 1 को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स जो है, मुकम्मल जितनी कॉस्ट हमारी हो गई, वो समझ लें इस डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट नंबर 1 है इसकी वो फिनिश्ड गुड्स थी, तो इसको आप फिनिश्ड गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस को भी आप यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है, ये जो एंट्री है इसकी जगह पर ये फिनिश्ड गुड्स के हवाले से भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है ये बहुत सिंपल है, इसको अभी हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट की हद तक देखा है। क्योंकि ये प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो है नॉर्मली 2-4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, 5-6 डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आगे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रही होती है, और उसके ऊपर मज़ीद वर्क होता है, और फिर वो जाकर जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये इसकी हर डिपार्टमेंट की हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको हम CPR बोल देते हैं, ठीक है। और हर एक के अंदर यही फॉर्मेट चलेगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी, इसमें कुछ कह लें कि क्रिटिकल चीज़ें भी आएंगी। अभी इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें साथ साथ में स्टडी करें, ठीक है। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ओपनली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।